Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise SA 540, राइट। तो हम क्या करेंगे कि SA 540 का रिवीजन करेंगे एंड जो भी साथ में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। इन द सेंस कि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूंगा कि किस पोर्शन में से क्वेश्चंस आए, राइट। तो ये पर्टिकुलर नोट्स है जिस नोट्स के थ्रू पढ़ा जाएगा। तो इस नोट्स का पर्टिकुलर ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स आपके पास भी होगा ही क्योंकि नोट्स ही डिफरेंट है। एक्सट्रैक्ट ए से 540 तो सेम ही रहेगा। तो आप जिन भी फैकल्टी के बुक रेफ़र करते हो आप वो यूज़ कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो को एक बार देख लीजिए और आई वुड से कि इसको एक बार सुन लीजिए तो आपको ऐसे 540 पे प्रॉपर थोड़ी सी ग्रिप हो जाएगी। ऐसे 540 वैसे भी टफ ही है, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की, ठीक। तो ऐसे 540 का नाम क्या है? ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या है? ऑडिटिंग। हम ऑडिट कर रहे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेट की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की होती है। तो हम तो सिर्फ ऑडिटिंग कर रहे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। पर हाँ यार, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट में ये नई चीज़ लेकर आ गए, इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो इसलिए इंक्लूडिंग बोला है क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेट और फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट डिफरेंट है। अभी अपन आगे नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड साथ में जो भी रिलेटेड डिस्क्लोजर है वो देखेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट करेगा, ठीक है। वो एविडेंस कैसा करेगा कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो क्या रीजनेबल है, तो वो ऑडिट करेगा। एविडेंस कैसा करेगा कि जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है क्या वो रीजनेबल है, ठीक है। तो जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करे हैं, तो थोड़ा सा और आप एक्सपांड करते हुए लिखो कि जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है जो मैनेजमेंट ने यूज़ करे हैं एज़ पर द जजमेंट, जो मैनेजमेंट जजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है क्या वो रीजनेबल है। और ठीक है, इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो देखिएगा कि अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैनेजमेंट ने एज पर द जजमेंट अप्लाई करे हैं क्या वो रीजनेबल है, और जो भी इसके रिस्पेक्ट में रिलेटेड डिस्क्लोजर्स करने थे क्या वो रिलेटेड डिस्क्लोजर्स एडिक्वेट है कि नहीं है। तो हम बात करेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट की, ठीक है। एक अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है, एक फोरकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एस्टिमेट लगाना मतलब फोरकास्ट। मैं किसी आउटकम को फोरकास्ट कर रहा हूँ, फोरकास्ट ऑफ आउटकम। अभी आउटकम कुछ भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकता है, इवेंट हो सकता है, ठीक है। तो फोरकास्ट ऑफ आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी ट्रांजैक्शन का फोरकास्ट कर रहा हूँ, किसी ट्रांजैक्शन के आउटकम का फोरकास्ट कर रहा हूँ, किसी इवेंट के आउटकम का फोरकास्ट कर रहा हूँ, और किसी ऐसी कंडीशन का फोरकास्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि विच विल ब्रिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट, विच विल लीड टू अराइज अकाउंटिंग एस्टिमेट। मतलब कि ले देके सिंपल से बात है, जो आगे के ट्रांजेक्शन में ये होने वाला है या इवेंट होने वाले हैं, ठीक है, उसका अभी से ही एक एस्टिमेट लगा के रखो। अब ये फोरकास्टिंग क्यों कर रहा हूँ? फोरकास्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट नहीं है। मेरे पास प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट नहीं है तो मैं मेजर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आउटकम को फोरकास्ट करा, फोरकास्ट करके मैंने करा क्या? मैंने एक्सप्रेस कर दी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक्सप्रेस करा वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द कंडीशन प्रेजेंट एट द बैलेंस शीट डेट, कि जो भी बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन प्रेजेंट थी उस हिसाब से जो है एक्सप्रेस करी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मैं एक ट्रांजैक्शन के आउटकम का फोरकास्ट कर रहा हूँ। एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सप्रेस कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द कंडीशन एट बैलेंस शीट डेट, जो भी बैलेंस शीट डेट पर अभी तक जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या बोला हमने कि फोरकास्ट कर रहे हैं आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन, टेक, आउटकम ऑफ टेक। एक्सप्रेस कर रहे वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऑन एज पर द कंडीशन प्रेजेंट एट बैलेंस शीट डेट। तो एक्सप्रेस कर रहे वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कि एक अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मॉनिटरी अमाउंट हम यूज़ कर रहे हैं। ये सब देखा, ठीक है। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि जब आपके पास प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट होता है तो आप तो मेजर कर लेते हो। जब आपके पास प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है तो ऐसे केस में जो है आप अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अमाउंट यूज़ करते हो। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि एस्टिमेट क्या होता है? एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अमाउंट, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन, ये अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अमाउंट कब? इन द एब्सेंस ऑफ व्हेन प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट नॉट एग्जिस्ट। तो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मॉनिटरी अमाउंट, तो एक अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मॉनिटरी अमाउंट व्हेन जो है प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब ना यही पर्टिकुलर वर्ड जो मैंने बोला आपको, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मॉनिटरी अमाउंट व्हेन देयर इज़ नो प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट, कि मेरे पास मेजरमेंट करने के कुछ मीन्स नहीं है तो इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मॉनिटरी अमाउंट कर रहा हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर टर्म है, ठीक है, इफ़ यूज फॉर एन अमाउंट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, तो जो भी आप अमाउंट फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो ना,
तो वो भी एक तरीके से क्या है, अप्रॉक्सीमेशन ही है। अमाउंट आपने जो फेयर वैल्यू पे मेजर करा है वो भी अब एक अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी अमाउंट ही है, ठीक है। तो व्हेन देयर इज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो अमाउंट मेजर एट फेयर वैल्यू व्हेन देयर इज एस्टिमेशन वेयर देयर इज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप याद रखना कि जब एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहती है तो ऐसे जैसे अमाउंट मेजर एट फेयर वैल्यू, और इसको भी एक तरीके से अकाउंटिंग एस्टिमेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है ये एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के केस में आता है। और ये याद रखना कि जो भी मैंने एस्टिमेट का आउटकम निकाला है, ठीक है, जो भी हम एस्टिमेट से जो भी हम आउटकम निकालेंगे एज पर द कंडीशन प्रेजेंट एट द बैलेंस शीट डेट, हम जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट कर रहे हैं, जो भी आउटकम निकाल रहे हैं, और कुछ अमाउंट जो है जो ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो जब उसका डिफरेंस रहता है ना कि मेरे एस्टिमेट का आउटकम और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है रिकॉग्नाइज्ड है वो वैल्यू में डिफरेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि यह बनती बात है, क्योंकि एस्टिमेट जो है वो करेक्ट शो नहीं करता ना। तो डिफरेंस दैट डजंट मीन मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक तरीके से हमारी जो है 4 इंट्रोडक्शन की लाइन्स है, ठीक है, 4 इंट्रोडक्शन की लाइन्स हमने देख ली। सबसे पहले तो फोरकास्ट। एक तो ये हो गया कि अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है कि फोरकास्ट आउटकम ऑफ टैक्स, ठीक है, हमने ये पढ़ा। इसको एंड के साथ ये भी जोड़ सकते हैं कि फोरकास्ट आउटकम ऑफ टैक्स एंड एक्सप्रेसिंग वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन एज पर द कंडीशन प्रेजेंटेड बैलेंस शीट डेट, कंडीशन प्रेजेंटेड मेजरमेंट डेट, अगर अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो 2 लाइन को तो हमने मर्ज कर दिया कि फोरकास्ट करना आउटकम ऑफ टैक्स, ट्रांजेक्शन इवेंट एंड कंडीशन विच लीड्स टू मेजरमेंट एंड एक्सप्रेसिंग अ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन एज पर द कंडीशन, एक्सप्रेसिंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन एज पर द कंडीशन प्रेजेंट एट द मेजरमेंट डेट, ये हो गया। फिर एक फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट का अपन ने लिख दिया कि एक जो नॉर्मल ऐसे 540 की डेफिनेशन है इन्वर्टेड कॉमा वाली कि एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट। फिर बाद में ये भी एक्सपैंड कर दिया कि जो टर्म है यूज़ फॉर अमाउंट मेजर एट फेयर वैल्यू, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये तब भी यूज़ होगा जब अमाउंट जो है फेयर वैल्यू जैसे मेजर करेंगे इन केस ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। तो इस तरीके से अपन ने जो है इंट्रोडक्शन की जो भी कुछ लाइन्स थी हमने वो बोल दी, ठीक है। देखो 540 थोड़ा तो लंबा जाएगा क्योंकि 540 है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो एक बार आप 2 की स्पीड में सुन लेना इसको, जैसा भी है एक बार इसको पर्टिकुलर सुन लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली ना क्वेश्चंस एग्जांपल्स के रूप में है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट के एग्जांपल बता दो, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट के एग्जांपल बता दो, इस तरीके से है क्वेश्चन। तो इसका जो स्टार्ट है ये स्टार्ट अपने आप में थोड़ा सा समझने वाला स्टार्ट है, एकदम से आप स्टार्ट नहीं कर पाते, आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है इसको। अब देखो हमने जब इंट्रो लाइन्स इतनी पढ़ ली है तो अब जो है एक एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि जब एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है तो ऐसे केस में फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि एक सेंसिटिविटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। देखो यार एस्टिमेशन में अनसर्टेनिटी, ठीक है, एक सेंसिटिविटी, ठीक है, एक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है, एक इनहेरेंट रिस्क है अकाउंटिंग एस्टिमेट में कि मैं अकाउंटिंग एस्टिमेट भी मेजर कर रहा हूँ तो उसमें भी एक इनहेरेंट रिस्क है। तो सेंसिटिविटी या ससेप्टिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, एक डाउट होना अकाउंटिंग एस्टिमेट में रिलेटेड डिस्क्लोजर्स जहाँ पे इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है, इनहेरेंट कुछ तो इनहेरेंट रिस्क रहेगा ना क्योंकि एस्टिमेट से, ठीक है। तो सेंसिटिविटी प्लस इनहेरेंट रिस्क इन द मेजरमेंट, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्रिसीजन इन इट्स मेजरमेंट, कि जो आपका कितनी प्रिसाइज आप तरीके से आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट करा है तो कुछ इनहेरेंट रिस्क तो रहेगी ऑफ प्रिसीजन, एक ठीक रहेगा, आप प्रिसाइजली तो नहीं बता पाओगे, कुछ इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्रिसीजन तो रहेगा इन इट्स मेजरमेंट। जब भी आप अकाउंटिंग एस्टिमेट को मेजर करोगे तो कुछ इनहेरेंट रिस्क रहेगी, ठीक है, और वही एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, राइट। अब वो ज़्यादा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है तो ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है कि सेंसिटिविटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट या ससेप्टिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, ठीक है, विथ इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्रिसीजन। एक सेंसिटिविटी है, एक ससेप्टिबिलिटी है अकाउंटिंग एस्टिमेट में, एक इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्रिसीजन है इन इट्स मेजरमेंट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। अब ये सारी डेफिनेशन देखने के बाद अब हम जो है मेन पोर्शन पे आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। और ये याद रखना कि कंडीशन प्रेजेंट जो होती है मेजरमेंट डेट पे उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग एस्टिमेट करते हैं। इनफैक्ट जो है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट भी ऐसे ही होता है, पर वही है कि कोई से इवेंट और कंडीशन उस मेजरमेंट डेट के बाद हो तो ऐसा बोला जाता है कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट जो भी है वो अफेक्ट होते हैं जो इवेंट एंड कंडीशन है जो भैया सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द मेजरमेंट,
मेजरमेंट डेट के बाद हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इवेंट एंड कंडीशन में चेंज हुआ हो, जो भी हो मेजरमेंट डेट के बाद हुए हैं, और वो जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्पज़ को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट अफेक्ट होंगे। तो देखो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल है एक तो अकाउंटिंग एस्टिमेट के, एक फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट के। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट में पर्टिकुलर 3 एग्जाम्पल्स है, ठीक है, वो एक बार अपन देखते हैं। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट के एग्जाम्पल भी समझना है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, दोनों पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग पीएनएल की बात करता हूँ। ट्रेडिंग पीएनएल में जैसे कि जब आप सेल करते हो तो वारंटी ऑब्लिगेशन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ठीक है। ट्रेडिंग पीएनएल की बात करें तो भाई आपके स्टॉक्स मिल रहे हैं, आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो डेटर है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, स्टॉक्स रहते हैं, इन्वेंट्री रहती है, तो इन्वेंट्री लॉस, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है यूज़, इन्वेंट्री लॉस, वारंटी ऑब्लिगेशंस, इसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन अब बैलेंस शीट पे। अब फिक्स एसेट है तो डेप्रिसिएशन, राइट। इन्वेस्टमेंट है, उसकी मार्केट वैल्यू निकालना, कैरिंग वैल्यू में चेंज हुआ है तो वो देखना, इन्वेस्टमेंट की यूजफुल लाइफ निकालना, ठीक है। तो देखो अपन ने देख लिया कि डाउटफुल डेप्ट है, इन्वेंट्री लॉसेस है, वारंटी ऑब्लिगेशन है। फिर अपन ने देखा कि डेप्रिसिएशन मेथड कौन सी चूज़ करें, असेट की यूजफुल लाइफ क्या होनी चाहिए, कैरिंग अमाउंट, ठीक है, एक कैरिंग अमाउंट निकालना, ये हो गया हमारा। तो ये हमारे हो गया फिर बैलेंस शीट में असेट्स। तो हमने ट्रेडिंग पी है तो बैलेंस शीट में असेट साइड पढ़ लिया। अब लाइबिलिटी साइड, अब लाइबिलिटी साइड ये है कि आउटकम ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कि कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो आउटकम ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, फिर फिनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम द लिटिगेशन सेटलमेंट एंड जजमेंट। देख तो क्या तुम्हारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम, ठीक है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा आगे का है, तो इससे मेरे को एस्टिमेट लगाने पड़ेंगे। तो आउटकम ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फिनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द लिटिगेशन सेटलमेंट जजमेंट कोर्ट केसेस, तो फिनेंशियल ऑब्लिगेशन और कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आउटकम और फिनेंशियल ऑब्लिगेशन कॉस्ट, ठीक है। तो उधर भी हमको आउटकम समझने में ऐसा करना पड़ता है, और जो है फिनेंशियल ऑब्लिगेशन को भी जो है डिटरमाइन करने में, एसरटेन करने में, ठीक है। तो फिनेंशियल ऑब्लिगेशन फ्रॉम द लिटिगेशन सेटलमेंट, ये सब भी। तो एक तरीके से ट्रेडिंग पीएनएल हो गया, अपनी एसेट साइड होगी, ठीक है, और एक अपनी लाइबिलिटी साइड होगी जिसमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आ गया और फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, ठीक है, वो लिटिगेशन सेटलमेंट। ये पर्टिकुलर हमने जो है एग्जांपल देखे। अब हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल ऑफ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट कब, जब एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है, और एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी मतलब कि ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिविटी, जो भी हम बोले ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक, विथ एन इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्रिसिशन मेजरमेंट। अब ये एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहती है, तो ऐसे केस में फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। अब फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब कि हम अकाउंटिंग एस्टिमेट में भी फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट। तो ये कौन कौन सी सिचुएशन में लगता है। अब देखो बात फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट की हो रही है, तो बनती बात है कि फेयर वैल्यू से जुड़ी हुई तो चीज़ें रहेगी, किसी की फेयर वैल्यू निकालनी होगी। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट कब यूज़ करते हैं, जब हमको एस्टिमेट करना पड़ता है फेयर मार्केट वैल्यू, तब हम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज़ करते हैं, जब एस्टिमेट करना पड़ता है फेयर मार्केट वैल्यू। फिर ऐसे केस में अब जो है कुछ एएस और एफआर के चैप्टर याद रख लो, जैसे कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो जो आपके फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लेक्स है तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज़ होता है। शेयर बेस्ड पेमेंट के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर डिस्पोजल, तो आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट हो गया, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर डिस्पोजल हो गया, राइट। फिर देखिए गुडविल, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि असेट और लाइबिलिटी बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो आप एक्वायर करते हो, इंक्लूडिंग गुडविल एंड इंटेंजिबल असेट, वो भी। तो इन डेज की बात करें तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे इन डेज है, शेयर बेस्ड पेमेंट पे है, ठीक है, और फिर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट एंड प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट जो है हेल्ड फॉर डिस्पोजल, तो पीपीई का हो गया, ठीक है। फिर आती बात चौथी अपनी कि एसेट एंड लाइबिलिटी जो आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर करा है, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। और एक पॉइंट ये हो गया कि जब आप एक्सचेंज कर रहे हो एसेट एंड लाइबिलिटी विदाउट मॉनेटरी एक्सचेंज, तो मॉनेटरी कंसिडरेशन है नहीं और ऐसे ही बार्टर सिस्टम चल रहा है, तो ऐसे केस में फेयर वैल्यू तो यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जेनेरिक था कि बार्टर सिस्टम हो, असेट कुछ भी चीज़ एक्सचेंज हो रही हो और कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसे केस में फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट तो होगा, हम फेयर वैल्यू तो निकालेंगे ही उसकी। ये तो हम जीएसटी और हर जगह पढ़ते हैं, पर
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट के जो हमने अरे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या है कि सबसे पहले तो शेयर बेस्ड पेमेंट है, असेट जो हेल्ड फॉर डिस्पोजल है। देखो पहले तो मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, शेयर बेस्ड पेमेंट है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, शेयर बेस्ड पेमेंट है, असेट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, एक जो आपने असेट और लाइबिलिटी कुछ एक्वायर करी है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो उसके लिए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट करना पड़ता है, इंक्लूडिंग गुडविल। ये पॉइंट हो गए। और एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो मॉनेटरी नहीं है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अब देखो ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट ये भी है कि एस्टिमेट विथ लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। अभी मैं आपको बोला था कि जहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, जहाँ पे मैंने आपको बोला था। अब है एस्टिमेशन विथ लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी और एस्टिमेट विथ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। अब ये भी नई चीज़ है। तो कौन कौन से एस्टिमेट है जहाँ पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी? अभी तो हमने सारे एग्जाम्पल देखी, पर एस्टिमेट जहाँ पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे रिस्क के चांसेस कम है, जहाँ पे आप सही तरीके से एस्टिमेट लगा सकते हो, इसके लिए पर्टिकुलर लास्ट पेज है PDF का, जहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे रखे। ठीक है, तो अभी अपन ने अकाउंटिंग एस्टिमेट का देखा एग्जाम्पल, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट का देखा एस्टिमेट जिसमें लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है और हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो देखो अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्डिनरी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो एक तो अपन ने देखा कि जो एंटिटीज़ है, जब इस बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत ही रेगुलर है, बहुत ही कॉमन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, और वहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है वो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है फ्रीक्वेंटली होते हैं, अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एक तरीके से अपन बोल सकते हैं रूटीन अकाउंटिंग एस्टिमेट रूटीन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। तो बिजनेस ऑपरेशंस आपकी ईजी चल रहे हैं, ठीक है, डे टू डे रूटीन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट है जो बनते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, कुछ रेडीली अवेलेबल डेटा है। ठीक है, तो अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट जो डेटा है वो रेडीली अवेलेबल है, ठीक है, जैसे पब्लिश्ड डेटा होता है ना, ठीक है, एक पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट डेटा है, जो ट्रेड प्राइजेस है, ठीक है, द एक्सचेंज ट्रेडेड प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज़ सच एज, ये एग्जांपल है रेडीली अवेलेबल डेटा के, कि पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट डेटा या पब्लिश्ड एक्सचेंज ट्रेडेड प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटी, की सिक्योरिटी की ये प्राइस है, करेंसी की ये प्राइजेस है। ठीक है, अब ये जो अपन बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल डेटा, ठीक है, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। देखो रेडीली अवेलेबल डेटा, ये ऑब्जर्वेबल डेटा। ठीक है, देखो ये जो मैंने बोला है एस्टिमेट विथ लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट और अकाउंटिंग एस्टिमेट दोनों में हो सकता है ना ये यूज़ तो। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि रेडीली अवेलेबल डेटा है, ऑब्जर्वेबल डेटा है इन केस ऑफ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। उस पर अगर हम जब कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, तो ऐसे केस में लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट का जो मेथड है मेजरमेंट करने का, वो FRF नहीं बोल के रखा है। और जब FRF नहीं बोल के रखा है तो फिर रिस्क कम हो जाती है। FRF ने बोल के रखा है विच इज़ सिंपल एंड ईजीली टू अप्लाई, तो उसने बोल के रखा है FRF ने। तो देखो मेथड आपने जो है FRF ने बोल के रखा है, जो सिंपल और इजी टू अप्लाई है, या तो जो भी अगर चलो FRF ने नहीं बोला और कभी मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो मॉडल जो यूज़ कर रहे हो टू मेजर अकाउंटिंग एस्टिमेट वो बहुत ही पॉपुलर वेल नोन मॉडल है, जनरली एक्सेप्टेड मॉडल है। ठीक है, उसके एजम्पशंस इनपुट्स जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट में हमको लगते हैं वो भी ऑब्जर्वेबल है। तो ऐसे केस में अकाउंटिंग एस्टिमेट तो लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी तो रहेगी। ठीक है, तो जब ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस नहीं है, डे टू डे रूटीन ट्रांजेक्शन्स पे अकाउंटिंग एस्टिमेट हो रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल डेटा है, डेटा रेडीली अवेलेबल है, जैसे पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट डेटा, प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज़ का डेटा अवेलेबल रहता है। मेथड जो है वो पर्टिकुलर FRF के में दे के रखी, जो सिंपल एंड ईजी टू अप्लाई है। या अगर मॉडल अगर आप अकाउंटिंग एस्टिमेट में यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत पॉपुलर वेल नोन है, इनपुट्स एजम्पशन सब रेडीली अवेलेबल है, ऑब्जर्वेबल है। तो ऐसे केस में अकाउंटिंग एस्टिमेट में लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहती है। पर यही जब जो है हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहेगी। अभी हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी मतलब कि जैसे लिटिगेशन है, ठीक है, तो फिनेंशियल ऑब्लिगेशन निकालना फ्रॉम लिटिगेशन, ये दिक्कत है। मैंने अभी आपको बोला कि जैसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है। अब देखो कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप एसोसिएट कर सकते हो। तो ये पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होते, ट्रेडेड होते तो डेटा हमको मिलता, ऑब्जर्वेबल होता, तो हम निकाल लेते। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती, पर इधर जो है वो हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। फिर एक केस है
कि अभी आप बोल रहे हो कि अगर आपने वेल नोन मॉडल यूज़ करा, ठीक है, ये एक तरीका, एक ये है कि अगर आपने फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट में आपने एक हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल यूज़ करा, आपने जो वेल नोन मॉडल नहीं है, एक स्पेशलाइज्ड, ठीक है, एंटिटी के लिए एंटिटी डेवलप्ड मॉडल यूज़ करा, ठीक है, और जिसके अजम्पशंस और इनपुट भी ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो ऐसे केस में जो है हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहती है। तो समझो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट है, मतलब हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। तो देखो, अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसमें लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी थी, अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसमें हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। तो इसको अपने एक डायग्राम से समझा है कि देखो, एक एंटिटी है, देख बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी नहीं है, इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, और कुछ अवेलेबल इसके पास डेटा है। तो भाई सबसे पहले तो अपन एंटिटी की बात कर लेते हैं। तो उसका चौथा पॉइंट क्या है कि एंटिटी जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं वहाँ पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। डेटा ट्रांजेक्शन मतलब कि एस्टिमेट जहाँ पे एस्टिमेशन रिलेटिंग टू रूटीन ट्रांजेक्शन, ठीक है, विच गेट फ्रिक्वेंटली अपडेटेड, ठीक है, विच कैन फ्रिक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड, ये हो गया। कुछ डेटा है, रेडिली अवेलेबल डेटा है, तो रेडिली अवेलेबल डेटा, ठीक है, रेडिली अवेलेबल डेटा है या ऑब्जर्वेबल डेटा है फॉर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, बहुत कम रहेगी। अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो पर्टिकुलर मेथड एफआरएफ में दिया हुआ है, जो मॉडल है वो बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, एजम्पशंस और इनपुट भी पब्लिकली गिवन है, सबको पता है, ठीक है, एजम्पशंस और इनपुट भी ऑब्जर्वेबल है, गिवन है। तो ये डायग्राम इस तरीके से इसको बनाया था कि एक डेटा है, एक डेटा का यूज़ करके अकाउंटिंग एस्टिमेट एक बिज़नेस में कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और बिज़नेस के अंदर एक डे टू डे के ट्रांजेक्शन तो हो ही रहे हैं। तो वो सोचते हुए कि डेटा सोचते हुए उस तरीके से डायग्राम बनाया है कि डेटा है, डेटा के बेसिस पे कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट हम लगा रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर बिजनेस पे लगा रहे हैं जिसके अंदर रूटीन के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो डेटा से एक पॉइंट हो गया, रेडिली अवेलेबल डेटा, उस पर हम अकाउंटिंग डेटा को यूज़ करके हम अकाउंटिंग एस्टिमेट लगा रहे हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो मेथड और मॉडल की अपन ने बात कर ली, मेथड एफआरएफ में दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं दे के रखा है तो हमने पर्टिकुलर वो मॉडल यूज़ किया है जो फेमस है, ऑब्जर्व एजम्पशंस और इनपुट भी जो है गिवन रहते हैं, ठीक है, नोन रहते हैं, ठीक है। अब किस पे लगा रहे हैं, एंटिटी पे जो जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं है और जिनके ट्रांजेक्शन और एक ट्रांजेक्शन डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो जो एस्टिमेट रिलेटिंग टू रूटीन ट्रांजेक्शन विच वॉज फ्रिक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड, तो उसमें लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। अब रही बात हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की, तो अभी अपन ने अकाउंटिंग एस्टिमेट में एक एग्जांपल देखा था कि लिटिगेशन जब चलते हैं तो फिनेंशियल ऑब्लिगेशन फ्रॉम द लिटिगेशंस, ठीक है, तो वो डिराइव करने के लिए हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। एक अपन ने पढ़ा था कि भैया कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज़ होता है, तो वही बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो पब्लिकली ट्रेड नहीं होते, ट्रेड होते तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम हो जाती क्योंकि डेटा ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, डेटा गिवन है, पर ये जो है पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और अभी अपन ने बात करी कि अगर एफआरएफ में मेथड नहीं दे के रखे तो हमने अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए एक वेल नोन मॉडल यूज़ करा, अगर हमने एंटिटी स्पेसिफिक हाईली डेवलप्ड एंटिटी स्पेसिफिक मॉडल यूज़ करा है जिसके इनपुट्स और एजम्पशंस भी जो है पब्लिकली अवेलेबल नहीं है या नॉट ऑब्जर्वेबल है, तो ऐसे केस में आपको फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज़ करना पड़ता है। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट याद करने का एक तरीका है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट का एक पॉइंट ले लो, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट का एक पॉइंट ले लो, और एक है कि आपने जो मॉडल है वो हाईली डेवलप्ड एंटिटी स्पेसिफिक मॉडल यूज़ करा है, इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो ऐसे केस में हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहेगी। तो ये पर्टिकुलर पूरा एरिया है जिस पे से अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो अभी अपन ने क्या देख लिया कि अकाउंटिंग एस्टिमेट की एग्जांपल देख ली, जहाँ पे अपन ने ट्रेडिंग पीएनएल के 3 एग्जांपल, फिर बैलेंस शीट में असेट साइड और लाइबिलिटी साइड वैसे अपन ने देखा। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट में अपन ने देखा कि कहाँ कहाँ जो है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज़ होता है। फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी और एक हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, इन सब की डेफिनेशन भी देखी है, ठीक है। तो ये ऐसे ख़त्म नहीं हुआ है, पर ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है ये अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी अपन इसको इधर ओवर करते हैं, बचा हुआ पोर्शन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ तो हमने अगर देखा जाए, अगर 9 पेज में अगर हमको ऐसे 540 9 पेज में हैं, तो ऐसे केस में पहला पेज, दूसरा पेज तो हो ही गया है, ठीक है, तीसरा पेज भी हो गया है, चौथा पेज भी हो गया है, ठीक है, 3 पेज और बचे हुए हैं,
ठीक है, 3-4 पेज बचे हुए हैं और 9वां पेज भी हो गया। तो एक तरीके से आधा ख़त्म हो गया, इतने में आधा ख़त्म हो गया। अब सिर्फ प्रोसीजर है, चार्ट है, वो भी अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, बाय, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।